क्या निकाह कर रहे हो मुझसे? निकाह और शादी कैसी? न तुम उम्र भर में किसी से निकाह करोगी न मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं है। छोड़ो इन फजूलियात को, कोई काम की बात करो। ज़माने के जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ़ हैं तो मेरे अफ़साने पढ़िए, और अगर आप इन अफ़सानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि ये ज़माना नाकाबिले बर्दाश्त है। जी हाँ दोस्तों, ये लफ्ज़ थे, ये शब्द थे, ये वर्ड्स थे मंटो के। मंटो यानी सादत हसन मंटो, एक बेबाक, एक निडर और अपने लफ्ज़ों में बासानी अपनी बात कह जाने वाले एक शानदार शख्सियत का नाम था। मंटो एक बेबाक और निडर लेखक थे, राइटर थे, ऑथर थे। वो अपनी बात को बासानी कह दिया करते थे। उन्हें ज़माने का कोई डर नहीं था। इस ज़माने में यानी दौर हाजिर में तो आज के लोग बहुत लिबरल हैं, लेकिन जिस ज़माने में वो लिखा करते थे उस ज़माने में लोगों का शिकंजा उन पर बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ कसा हुआ था, लेकिन वो अपनी बात कहने में कभी नहीं हिचकिचाया करते थे। वो बआसानी ज़माने की बात, समाज की बात अपने अफसानों के ज़रिए कह दिया करते थे। इसीलिए उन पर उस ज़माने में उनके लिखे अफसानों पर मुकदमे भी चले, लेकिन उन्होंने बेबाकी से उसका सामना किया। उनके लिखे अफसानों में ठंडा गोश्त, खोल दो, बू, टोबा टेक सिंह, काली शलवार जैसे अफसाने, जिनके लिए उन्हें समाज ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। और उन्होंने यही कहा कि अगर मेरे अफसाने नाकाबिले बर्दाश्त हैं तो इसका मतलब यह है कि ये ज़माना नाकाबिले बर्दाश्त है। कमाल की बात यह है कि मंटो कभी कोठों पर नहीं गए। जब उन्होंने अपने इस अफसाने में यानी काली शलवार में कोठों का जिक्र किया, वहाँ के माहौल का, उनके एहसासात और सोचों का जिक्र किया, तो बड़ी हैरत सी होती है। हालांकि इस अफसाने को पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ हम देख रहे हों, समझ रहे हों। हो सकता है कुछ लोग उसे इब्तदा में जब वो अफसाना शुरू हो तो थोड़ा सा फहाशी की नज़र से देखें, लेकिन जैसे जैसे आप अफसाने के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, आपका जहन, आपकी नज़र, आपके एहसासात सिर्फ़ और सिर्फ अफसाने पर मरकूज़ होकर रह जाएंगे। आइए सुनते हैं उनका लिखा एक खूबसूरत अफसाना जिसका उन्वान है काली शलवार। दिल्ली आने से पहले वो अम्बाला छावनी में थी, जहाँ कई गोरे उसके गाहक थे। उन गोरों से मिलने जुलने के बाइस वो अंग्रेज़ी के 10-15 जुमले सीख गई थी। उनको वो आम गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार न चला तो एक रोज़ उसने अपनी पड़ोसन तमंचा जान से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ज़िंदगी बहुत बुरी है जबकि खाने ही को नहीं मिलता। अम्बाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छी तरह चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे और वो 3-4 घंटों ही में 8-10 गोरों को निमटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। ये गोरे उसके हम वतनों के मुकाबले में बहुत अच्छे थे। इसमें कोई शक नहीं कि वो ऐसी ज़ुबान बोलते थे जिसका मतलब सुल्ताना की समझ में नहीं आता था, मगर उनकी ज़बान से ये लाइल्मी उसके हक़ में बहुत अच्छी साबित होती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आता। और अगर वो उससे ज़रूरत से ज़्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी ज़ुबान में गालियाँ देना शुरू कर देती थी। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, हरामज़ादा है, समझा। ये कहते वक्त वो अपने लहजे में सख्ती पैदा न करती बल्कि बड़े प्यार के साथ उनसे बातें करती।
ये गोरे हंस देते और हंसते वक्त वो सुल्ताना को बिल्कुल उल्लू के पट्टे दिखाई देते। मगर यहाँ दिल्ली में वो जब से आई थी एक गोरा भी उसके यहाँ नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के इस शहर में रहते हुए हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमले चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने खुदा झूठ ना बुलवाए तो 18.5 रुपये वसूल किए थे। 3 रुपये से ज़्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपये बताया था, मगर ताज्जुब की बात है कि उनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपये से 1 कौड़ी ज़्यादा न देंगे। न जाने क्या बात थी कि उनमें से हर एक ने उसे सिर्फ 3 रुपये के काबिल समझा। चुनाचे जब छठा आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपये एक टाइम का लूँगी, इससे एक अधेला तुम कहो तो मैं ना लूँगी, अब तुम्हारी मर्जी, हो तो रहो वरना जाओ। छठे आदमी ने यह बात सुनकर तकरार ने की और उसके हाथ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वो दरवाजे बंद करके वो अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो ना दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी और सुल्ताना ने भी चुपके से ले ली कि चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपये 3 महीनों में, 20 रुपये माहवार तो उस कोठे का किराया था जिसको मालिक मकान अंग्रेज़ी में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पाखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के ज़ोर से एकदम नीचे नल में गायब हो जाती थी और बड़ा शोर होता था। शुरू में तो इस शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो रफ़ा हाजत के लिए उस पाखाने में गई तो उसकी कमर में शिद्दत का दर्द हो रहा था। फारिग होकर जब उठने लगी तो उसने लटकी हुई जंजीर का सहारा ले लिया। इस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूँकि ये मकान ख़ास हम लोगों की रिहाइश के लिए तैयार किए गए हैं, ये जंजीर इसलिए लगाई गई है कि उठते वक्त तकलीफ़ न हो और सहारा मिल जाया करे। मगर जो ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट सी हुई और एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदाबख्श दूसरे कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान दुरुस्त कर रहा था और एक साफ बोतल में हाइड्रोक्विनोन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना की चीख सुनी। दौड़कर वो बाहर निकला और सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआब पैखाना है, ये क्या है? बीच में ये रेलगाड़ियों की तरह जंजीर क्या लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूँगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदाबख्श बहुत हंसा था और उसने सुल्ताना को इस पैखाने के बाबत सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने से सब गंदगी ज़मीन में धंस जाती है। खुदाबख्श और सुल्ताना का आपस में कैसे संबंध हुआ, ये एक लंबी कहानी है। खुदाबख्श रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लारी चलाना सीखा। चुनाचे 4 बरस तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के दरमियान लारी चलाने का काम करता रहा। इसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूँकि उसको कोई काम न मिला, इसलिए उसने औरत को पेशे पर बिठा दिया। 2-3 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा और वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदाबख्श को मालूम हुआ कि वो अम्बाले में है। वो उसकी तलाश में अम्बाले आया, जहाँ उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनाचे दोनों का संबंध हो गया। खुदाबख्श के आने से एकदम सुल्ताना का कारोबार चमक उठा। औरत चूँकि ज़ईफ़ुल एतक़ाद थी, इसलिए उसने समझा कि खुदाबख्श बड़ा भाग्यवान है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनाचे इस खुश एतक़ादी ने खुदाबख्श की वक़्त उसकी नज़र में और भी बढ़ा दी। खुदाबख्श आदमी मेहनती था, सारा दिन हाथ पर हाथ धरकर बैठना पसंद नहीं करता था। चुनाचे उसने एक फ़ोटोग्राफ़र से दोस्ती पैदा की जो रेलवे स्टेशन के बाहर
मिंट कैमरे से फ़ोटो खींचा करता था, उससे उसने फ़ोटो खींचना सीख लिया। फिर सुल्ताना से 60 रुपए लेकर कैमरा भी ख़रीद लिया। आहिस्ता आहिस्ता एक पर्दा बनवाया, 2 कुर्सियां ख़रीदी और फ़ोटो धोने का सब सामान लेकर उसने अलहदा अपना काम शुरू कर दिया। काम चल निकला। चुनाचे उसने थोड़ी ही देर के बाद अपना अड्डा अम्बाले छावनी में कायम कर दिया। यहाँ वो गोरों के फ़ोटो खींचा करता था। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी के मुतादिद गोरों से वाकफियत हो गई। चुनाचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदाबख्श के ज़रिए कई गोरे सुल्ताना के मुस्तकिल गाहक बन गए और उसकी आमदनी पहले से दोगुनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बुंदे ख़रीदे, 5.5 तोले की 8 कंगनियाँ भी बनवा लीं, 10-15 अच्छी साड़ियाँ भी जमा कर लीं। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। किस्सा मुख्तसर ये कि अम्बाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी, मगर एकाएकी न जाने खुदाबख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती, जबकि खुदाबख्श को अपने लिए बहुत मुबारक ख्याल करती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल कर लिया। बल्कि उसने ये भी सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं, उसका धंधा और भी अच्छा चलेगा। अपनी सहेलियों से वो दिल्ली की तारीफ़ सुन चुकी थी। फिर वहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानक़ाह थी, जिससे उसे बेहद अक़ीदत थी। चुनाचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाच कर वो खुदाबख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुँचकर खुदाबख्श ने 20 रुपये माहवार पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया, जिसमें वो दोनों रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का यह हिस्सा ख़ास कस्बियों के लिए मुकर्रर कर दिया था, ताकि वो शहर में जगह जगह अपने अड्डे न बनाए। नीचे दुकानें थीं और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूँकि सब इमारतें एक ही डिज़ाइन की थीं, इसलिए शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाश करने में बहुत दिक्कत महसूस हुई थी। पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश कर लिया करती थी। इस तरह उसने और बहुत सी निशानियाँ कायम कर ली थीं। मसलन बड़े बड़े हरूफ में जहाँ कोयलों की दुकान लिखा था, वहाँ उसकी सहेली हीराबाई रहती थी, जो कभी कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ शुरफा के लिए खाने का आला इंतज़ाम में लिखा था, वहाँ उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। निवाड़ के कारखाने के ऊपर नूरी रहती थी, जो उसी कारखाने के सेठ के पास मुलाजिम थी। चूँकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी, इसलिए वो नूरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़े ही आते हैं। चुनाचे जब 1 महीने तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर ना आया तो उसे बहुत तशवीश हुई। उसने खुदाबख्श से कहा, क्या बात है खुदाबख्श, 2 महीने आज पूरे हो गए हमें यहाँ आए हुए, किसी ने इधर का रुख ही नहीं किया। मानती हूँ आजकल बाज़ार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल देखने ही में ना आए। खुदाबख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी, मगर वो खामोश था। पर जब सुल्ताना ने खुद बात छेड़ी तो उसने कहा, मैं कई दिनों से इसकी बाबत सोच रहा हूँ। एक बात समझ में आती है, वो ये कि जंग की वजह से लोग बाग दूसरे धंधों में पड़कर इधर का रास्ता भूल गए हैं, या फिर ये हो सकता है कि वो उसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज़ आई। खुदाबख्श और सुल्ताना दोनों इस आवाज़ की तरफ मुतवज्जा हुए। थोड़ी ही देर के बाद दस्तक हुई। खुदाबख्श ने लपक कर दरवाज़ा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला गाहक था जिससे 3 रुपए में सौदा तय हुआ। इसके बाद 5 और आए, यानी 3 महीने में 6, जिनसे सुल्ताना ने सिर्फ 18.5 रुपये वसूल किए। 20 रुपये माहवार तो फ्लैट के किराए में चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल जुदा था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्च थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा, और आमदन कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपये 3 महीने में आए तो इसे आमदन तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई।
5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गईं। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो वापस अंबाले में। यहाँ क्या धरा है? भाई होगा, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहीं चलते हैं। जो नुकसान हुआ है उसको अपना सर सदका समझो। इस कंगनी को बेच कर आओ, मैं असबाब वगैरह बांध कर तैयार रखती हूँ। आज रात की गाड़ी यहाँ से चल देंगे। खुदाबख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ले ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यहीं दिल्ली में रह कर कमाएंगे। ये तुम्हारी चूड़ियाँ सब की सब यहीं वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई ना कोई असबाब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो रही, चुनाचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। बुच्चे हाथ देखकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी हीले से भरना था। जब 5 महीने गुजर गए और आमदन खर्च के मुकाबले में चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। खुदाबख्श भी सारा दिन अब घर से गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2-3 मिलने वालियाँ मौजूद थीं जिनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी, पर हर रोज़ उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बहुत बुरा लगता। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना बिल्कुल तर्क कर दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी छालियाँ काटती रहती, कभी अपने पुराने और फटे हुए कपड़ों को सीती रहती और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के साथ खड़ी हो जाती और सामने रेलवे शेड में साकित और मुतहर्रिक इंजनों की तरफ घंटों बेमतलब देखती रहती। सड़क की दूसरी तरफ माल गोदाम था जो इस कोने से उस कोने तक फैला हुआ था। दाहिने हाथ को लोहे की छत के नीचे बड़ी बड़ी गांठें पड़ी रहती थीं और हर किस्म के माल असबाब के ढेर से लगे रहते थे। बाएं हाथ को खुला मैदान था जिसमें बेशुमार रेल की पटरियां बिछी हुई थीं। धूप में लोहे की ये पटरियां चमकती तो सुल्ताना अपने हाथों की तरफ देखती जिन पर नीली नीली रगें बिल्कुल इन पटरियों की तरह उभरी रहती थी। इस लंबे और खुले हुए मैदान में हर वक्त इंजन और गाड़ियां चलती रहती थीं, कभी इधर कभी उधर। इन इंजनों और गाड़ियों की छुक छुक फुक फुक सदा गूंजती रहती थी। सब सुबह सवेरे जब वो उठकर बालकनी में आती तो एक अजीब समा उसे नजर आता। धुंधलके में इंजनों के मुंह से गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलता था और गदले आसमान की जानिब मोटे और भारी आदमियों की तरह उठता दिखाई देता था। भाप के बड़े बड़े बादल भी एक शोर के साथ पटरियों से उठते थे और आंख झपकने की देर में हवा के अंदर खुल मिल जाते थे। फिर कभी कभी जब वो गाड़ी के किसी डिब्बे को जिसे इंजन ने धक्का देकर छोड़ दिया हो अकेले पटरियों पर चलता हुआ देखती तो उसे अपना ख्याल आता। वो सोचती कि उसे भी किसी ने ज़िंदगी की पटरी पर धक्का देकर छोड़ दिया है और वो खुद ब खुद जा रही है। दूसरे लोग कांटे बदल रहे हैं और वो चली जा रही है। न जाने कहाँ फिर एक रोज़ ऐसा आएगा जब उस धक्के का ज़ोर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा और वो कहीं रुक जाएगी किसी ऐसे मुकाम पर जो उसका देखा भाला न होगा। यूँ तो वो बेमतलब घंटों रेल की इन टेढ़ी बांकी पटरियों और ठहरे और चलते हुए इंजनों की तरफ देखती रहती थी, पर तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में आते रहते थे। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहाँ उसने कभी इन चीज़ों को ऐसी नज़रों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये भी ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पट्टियों का जाल सा बिछा हुआ है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, एक बहुत बड़ा चकला है। बहुत सी गाड़ियाँ हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को तो बाज़ औक़ात ये इंजन सेठ मालूम होते थे,
जो कभी कभी अम्बाला में उसके यहाँ आया करते थे। फिर कभी कभी जब वो किसी इंजन को आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों की कतार के पास से गुजरता देखती तो उसे ऐसा महसूस होता कि कोई आदमी चकले के किसी बाजार में ऊपर कोठों की तरफ देखता जा रहा है। सुल्ताना समझती थी कि ऐसी बातें सोचना दिमाग की खराबी का बायस है। चुनांचे जब इस किस्म के ख्याल उसको आने लगे तो उसने बालकनी में जाना छोड़ दिया। खुदाबख्श से उसने बारहा कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो। मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना से ये कहकर उसकी तशफ़ी कर दी, जाने मन मैं बाहर कुछ कमाने की फ़िक्र कर रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक न सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था न खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी ना था। मुख्तार ने लेडी हैमिल्टन की एक नई वज़ा की कमीज़ बनवाई थी जिसकी आस्तीनें काली जारजट की थी। इसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली साटन की शलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जारजट की एक बड़ी नफीस साड़ी खरीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा था कि वो इस साड़ी के नीचे सफ़ेद बोस्की का पेटीकोट पहनेगी क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी काली मखमल का एक जूता लाई थी जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीज़ें देखी तो उसको इस एहसास ने बहुत दुख दिया कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास ख़रीदने की इस्तात नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत मग़मूम था। उसे ऐसा मालूम होता था कि थोड़ा सा उसके अंदर पैदा हो गया है। घर बिल्कुल खाली था। खुदाबख्श हस्ब मामूल बाहर था। देर तक वो दरी पर गाँव तकिया सर के नीचे रखकर लेटी रही। उसकी गर्दन ऊंचाई के बाइस अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गम अफ़ज़ा ख़यालात को अपने दिमाग में से निकाल दे। सामने पटरियों पर गाड़ियों के डिब्बे खड़े थे पर इंजन कोई भी न था। शाम का वक्त था, छिड़काव हो चुका था इसलिए गर्द व गुबार दब गया था। बाज़ार में ऐसे आदमी चलना शुरू हो गए थे जो ताक छाँक करने के बाद चुपचाप घरों का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन नमूदार हो गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीब व गरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की जानिब देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नज़र आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नज़रों से देखा था। सुल्ताना ने हाथ से उसे इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखकर एक लतीफ़ इशारे से पूछा, किधर से आऊँ? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चला आया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बिठाया। जब वो बैठ गया तो उसने सिलसिला गुफ्तगू शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? डरने की बात ही क्या थी? इस पर सुल्ताना ने कहा, ये मैंने इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोच कर इधर आए। वो ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें गलत फहमी हुई। मैं तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहाँ कोई औरत खड़ी एक मर्द को ठेंगा दिखा रही थी। मुझे ये मंजर पसंद आया। फिर बालकनी में सब्ज़ बल्ब रोशन हुआ तो मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज़ रोशनी मुझे पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। ये कहकर उसने कमरे का जायज़ा लेना शुरू कर दिया।
फिर वो उठकर खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे इस मकान को देखना चाहता हूँ, चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से इन कमरों का मुआयना किया। जब वो दोनों फिर उसी कमरे में आ गए जहाँ पहले बैठे थे, तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो मुतवस्सित कद का, मामूली शक्ल सूरत का आदमी था, मगर उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर साफ़ और शफाफ थीं। कभी कभी उनमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था। कनपटियों पर उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। खाक सतरी रंग की गर्म पतलून पहने था। सफ़ेद कमीज़ थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर के बजाय सुल्ताना गाहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को कदरे परेशान कर दिया। चुनाचे उसने शंकर से कहा, फरमाइए। शंकर बैठा था, ये सुनकर लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? कुछ तुम ही फरमाओ, बुलाया तुम्ही ने है मुझे। जब सुल्ताना कुछ न बोली तो वो उठ बैठा। मैं समझा। लो अब मुझसे सुनो, जो कुछ तुमने समझा गलत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कुछ देकर जाते हैं। डॉक्टरों की तरह मेरी भी फीस है। मुझे जब बुलाया जाए तो फीस देना ही पड़ती है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई, मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम लोग करते हो। क्या? तुम क्या करती हो? मैं कुछ भी नहीं करती। मैं भी कुछ नहीं करता। सुल्ताना ने भिन्ना कर कहा, यह तो कोई बात न हुई, आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर करते होंगे। शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तुम भी कुछ ना कुछ ज़रूर करती होगी। झक मारती हूँ। मैं भी झक मारता हूँ, तो आओ दोनों झक मारें। मैं हाजिर हूँ, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं है, और मैं भी वॉलंटियर नहीं हूँ। सुल्ताना यहाँ रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर कौन होते हैं? शंकर ने जवाब दिया, उल्लू के पट्टे। मैं भी उल्लू की पट्टी नहीं हूँ, मगर वो आदमी खुदाबख्श जो तुम्हारे साथ रहता है ज़रूर उल्लू का पट्टा है। क्यों? इसलिए कि वो कई दिनों से एक ऐसे खुदा रसीदा फ़कीर के पास अपनी किस्मत खुलवाने की खातिर जा रहा है जिसकी अपनी किस्मत जंग लगे ताले की तरह बंद है। ये कहकर शंकर हंसा। इस पर सुल्ताना ने कहा, तुम हिंदू हो इसीलिए हमारे उन बुज़ुर्गों का मजाक उड़ाते हो। शंकर मुस्कुराया, ऐसी जगहों पर हिंदू मुस्लिम सवाल ही पैदा नहीं हुआ करते। जाने तुम क्या ऊट पटांग बातें करते हो। बोलो रहोगे उसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूँ। सुल्ताना उठ खड़ी हुई, तो जाओ रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा। पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभी इस बाज़ार से गुज़रा करता हूँ। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके मुताल्लिक सोचती रही। इस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। अगर वो अंबाले में आया होता तो जहाँ वो खुशहाल थी तो उसने किसी और ही रंग में इस आदमी को देखा होता, और बहुत मुमकिन है कि उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया होता। मगर यहाँ चूँकि वो बहुत उदास रहती थी, इसलिए शंकर की बातें उसे पसंद आई। शाम को जब खुदाबख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे हो? खुदाबख्श थक कर चूर हो रहा था। कहने लगा, पुराने किले के पास से आ रहा हूँ। वहाँ एक बुज़ुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज़ जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए। पर सुल्ताना, मैं जो उनकी खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फ़ज़ल शामिल हाल रहा तो ज़रूर
वारे नियारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज़ में कहने लगी, सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मैं यहाँ पिंजरे में क़ैद रहती हूँ, न कहीं जा सकती हूँ न आ सकती हूँ। मुहर्रम सर पर आ गया है। कुछ तुमने इसकी भी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी तक नहीं, कंगनियाँ थीं सो वो एक एक करके बिक गई। अब तुम ये बताओ कि क्या होगा? यूँ फ़कीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो अपना काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदा बख्श दरी पर लेट गया और कहने लगा, पर ये काम शुरू करने के लिए भी तो थोड़ा बहुत सरमाया चाहिए। खुदा के लिए अब ऐसी दुख भरी बातें ना करो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैंने सचमुच अम्बाला छोड़ने में सख्त गलती की, पर जो करता है अल्लाह ही करता है और हमारी बेहतरी ही के लिए करता है। क्या पता है कि कुछ देर और तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद हम। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो, डाका मारो, पर मुझे एक शलवार का कपड़ा ज़रूर ला दो। मेरे पास सफ़ेद बोस्की की कमीज़ पड़ी है, उसको मैं काला रंगवा लूँगी। सफ़ेद निनॉन का एक नया दुपट्टा भी मेरे पास मौजूद है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था। ये भी कमीज़ के साथ ही काला रंगवा लिया जाएगा। एक सिर्फ शलवार की कसर है, सो वो तुम किसी न किसी तरह पैदा कर दो। देखो, तुम्हें मेरी जान की कसम, किसी न किसी तरह ज़रूर ला दो। मेरी भत्ती खाओ अगर न लाओ। खुदा बख्श उठ बैठा, अब तुम खामखा ज़ोर दिए चली जा रही हो। मैं कहाँ से लाऊंगा? अफ़ीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसा है नहीं। कुछ भी करो मगर मुझे 4.5 गज़ काली साटन ला दो। दुआ करो आज रात ही अल्लाह 2-3 आदमी भेज दे, लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे। तुम अगर चाहो तो ज़रूर इतने पैसे पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज़ मिल जाया करती थी, अब ₹1.25 गज़ के हिसाब से मिलती है। 4.5 गज़ों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो मैं कोई हीला करूँगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा। लो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊँ। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर जहर मार किया और सो गए। सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फ़कीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोई रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफ़ेद निनॉन का दुपट्टा और सफ़ेद बोस्की की कमीज़ निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहाँ रंगने का काम भी होता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फ़िल्मों की किताबें पढ़ीं, जिनमें उसके देखे हुए फ़िल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताबें पढ़ते पढ़ते वह सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फारिग हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। करीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थीं। नीचे सड़क में रौनक के आसार नज़र आने लगे थे। सर्दी में थोड़ी सी शिद्दत पैदा हो गई थी, मगर सुल्ताना को ये नागवार मालूम न हुई। वो सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। दफातन उसे शंकर नज़र आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुला लिया। जब शंकर ऊपर आ गया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिला सोचे समझे उसे इशारा कर दिया था। शंकर बेहद मुतमईन था, जैसे उसका अपना घर है। चुनाचे बड़ी बेतकल्लुफ़ी से पहले रोज़ की तरह वो गाँव तकिया सर के नीचे रख कर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात न की तो उसने कहा, तुम मुझे 100 दफ़ा बुला सकती हो,
और 100 दफ़ा ही कह सकती हो कि चले जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज़ नहीं हुआ करता। सुल्ताना शशोपंज में गिरफ्तार हो गई। कहने लगी, नहीं नहीं बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है। शंकर इस पर मुस्कुरा दिया। तो मेरी शर्तें तो तुम्हें मंजूर हैं? कैसी शर्तें? सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे? निकाह और शादी कैसी? न तुम उम्र भर में किसी से निकाह करोगी न मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं है। छोड़ो इन फजूलियात को, कोई काम की बात करो। बोलो क्या बात करूं? तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे 2 घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी ही दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है। सुल्ताना ज़हनी तौर पर अब शंकर को कबूल कर चुकी थी। कहने लगी, साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? शंकर उठकर बैठ गया। तुम में और दूसरों में फिर फ़र्क ही क्या रहा? तुम में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं, उनमें और मुझ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछना नहीं चाहिए, खुद समझना चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ, तो कहो क्या इरादा है? तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल न की होगी। तुम गलत कहती हो। इसी महल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेंगी कि औरत ऐसी ज़िल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बग़ैर किसी एहसास के कबूल करती रही हो। लेकिन उनके न यकीन करने के बावजूद तुम हज़ारों की तादाद में मौजूद हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? सुल्ताना ही है। शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा। मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी अजीब ऊट पटांग होते हैं। चलो आओ अंदर चलें। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने जवाबन कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ छेप सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर कहो कहो, वो क्यों गई? सुल्ताना ने जुर्रत से काम लेकर कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं काली शलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे दुखड़े तो तुम मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज़ और दुपट्टा मेरे पास मौजूद था जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने यह सुनकर कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूं जो तुम काली शलवार बनवा सको? सुल्ताना ने फ़ौरन ही कहा, नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर हो सके तो मुझे काली शलवार बनवा दो। शंकर सुनकर मुस्कुराया। मेरी जेब में तो इत्तफाक़ी से कभी कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें यह शलवार मिल जाएगी। अब खुश हो गई? सुल्ताना के बुंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बुंदे तुम मुझे दे सकती हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इन्हें क्या करोगे? चांदी के मामूली बुंदे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपए के होंगे। इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बुंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी। बोलो देती हो? ले लो। ये कहकर सुल्ताना ने बुंदे उतार कर शंकर को दे दिए और उसको बाद में अफसोस हुआ, मगर शंकर जा चुका था। सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज़ के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाज़े पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाज़ा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज़ उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली शलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अब मैं चलता हूँ। शंकर शलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से न की। उसकी पतलून में शिकनें पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा मालूम होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चला आया। सुल्ताना ने कागज़ खोला। साटन की काली शलवार थी, ऐसी ही जैसी कि वो अनवरी के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बुंदों और उस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस शलवार ने
और शंकर की वादा ईफाई ने दूर कर दिया था। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े उसने जब पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाज़ा खोला तो अनवरी अंदर दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज़ और दुपट्टा तो रंगा हुआ मालूम होता है, पर ये शलवार नहीं है, कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी लाया है। ये कहते हुए उसकी नज़रें अनवरी के कानों पर पड़ी। ये बुंदे तुमने कहाँ से लिए हैं? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद दोनों को थोड़ी देर तक खामोश रहना पड़ा। काली शलवार। अभी आपने सादत हसन मंटो का लिखा यह हसीन अफसाना सुना। गाइस, जैसे आप इस चैनल को सपोर्ट करते आए हैं, प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और नए सुनने वाले और देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एक और अफसाने के साथ, एक और शॉर्ट स्टोरी के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट आज़म शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।